हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सब। आज हम लोग करने वाले हैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। मोटिवेशन वाला चैप्टर कर रहे थे, डे 1 ऑलरेडी कर चुके थे और डे 2 आज करने वाले हैं। डे 1 में हमने बहुत महान महान व्यक्ति के बारे में पढ़ा था, जैसे अब्राहम एच मास्लो के बारे में पढ़ा था, हायरार्की ऑफ नीड्स। हम लोग 5 ठो नीड के बारे में पढ़े थे। इसके बाद हर्ट्जबर्ग थ्योरी के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एमसी ग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑफ मोटिवेशन। क्या वापस से बोलिए, एमसी ग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑफ मोटिवेशन। एमसी स्टैन के बारे में बात नहीं किया हूं नालायको, जो इतना खुश हो रहे हो। नाम तो कहीं सुनेला सुनेला लग रहा है, ऐसा मत सोचना। आज मैं बात करने वाला हूं एमसी ग्रेगर के बारे में, ग्रेगर साहब के बारे में। इनका नाम पहले पढ़िए, आपको बहुत ज्यादा फनी लगेगा नाम। डगलस एमसी ग्रेगर। वापस से, डगलस एमसी ग्रेगर। नहीं नहीं नहीं, गलत सोच नहीं, एकदम गलत सोच नहीं। प्रोनाउंस करो, अच्छे से प्रोनाउंस करो। डगलस एमसी ग्रेगर प्रपोज्ड थियरी एक्स एंड थियरी वाई इन 1960। तो एमसी ग्रेगर इनका नाम था। इन्होंने थियरी एक्स और थियरी वाई को प्रपोज किया, इजाद किया। कब इजाद किया? 1960 में। हमेशा इन्होंने ह्यूमन मोटिवेशन एंड मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए थियरी एक्स और थियरी वाई का इजाद किया। ठीक है, तो इन्होंने ह्यूमन मोटिवेशन एंड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए थियरी एक्स एंड थियरी वाई को प्रपोज किया। कब? 1960 में। कौन? एमसी ग्रेगर। तो ये आ सकता है आपका 2 मार्क्स में। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले थियरी एक्स के बारे में बात करेंगे। थियरी एक्स क्या कहता है, ये थियरी एक्स क्या है और थियरी वाई क्या है। ये तो आप समझा दिए भैया कि एमसी ग्रेगर ने प्रपोज किया थियरी एक्स और थियरी वाई 1960 में, ह्यूमन मोटिवेशन को ध्यान में रखते हुए। लेकिन ये थियरी एक्स क्या है और थियरी वाई क्या है, तो आइए शुरू करते हैं। तो थियरी एक्स, द व्यू पोर्ट्रेट्स एम्प्लॉय एज इनहेरेंटली लेजी, लैकिंग एम्बिशन एंड अवॉइडिंग वर्क व्हेनेवर पॉलिसी। मतलब यहां पे ये बोला गया है कि थियरी एक्स में जो भी एम्प्लॉय है वो बहुत लेजी रहते हैं, उनका कोई एम्बिशन नहीं रहता है, वो हमेशा काम को टालते रहते हैं। जब इच्छा तब काम को टालो, अब बाद में कर लेंगे। कोई एम्बिशन नहीं है, क्या बनना है क्या नहीं बनना है कुछ भी नहीं पता उनको, और हमेशा लेजीनेस दिखाते रहते हैं। तो थियरी एक्स में वैसा टाइप का एम्प्लॉय रहता है जो कि लेजी रहता है, जिनका कोई एम्बिशन नहीं रहता है और जो हमेशा काम को टालते रहते हैं, वैसा एम्प्लॉय रहता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके देखोगे ना, इस तरह के भी आपको एम्प्लॉय मिलेंगे। बहुत काम कर लिया, ऐसा वाला एम्प्लॉय जिसका कोई एम्बिशन नहीं रहता है, जिसको कहीं पे भी नहीं पहुंचना है और जो हमेशा काम को टालने की कोशिश करते हैं। तो थियरी एक्स के हिसाब से ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज को आप कंट्रोल करो, डायरेक्ट करो, कोर्स करो कि वो काम करे। मैनेजर लोग जाके उससे रिपोर्ट मांगे, मैनेजर लोग उसका काम को ज्यादा बारीकी से देखे कि क्या किए हो दिखाओ, बाकी तो नहीं मार रहा है ना। उसको थोड़ा सा धमकाओ, उसको थोड़ा सा पनिशमेंट दो। ठीक है, बिकॉज ये सब सारे एम्प्लॉयज अगर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में रहा ना, तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद हो जाएगा मेरे दोस्त। तुम अगर मान लो बिजनेस कर रहे हो और तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में लेजी एम्प्लॉय लोग बैठे हुए हैं, जिसका कोई एम्बिशन नहीं है, वो एम्प्लॉय बैठा हुआ है, और जो हमेशा काम को टालते रहते हैं वो एम्प्लॉय बैठा हुआ है, तो तुम तो बर्बाद हो जाओगे दोस्त, तुम्हारा बिजनेस ठप हो जाएगा सीधा। इसीलिए वो सब एम्प्लॉय को तुमको क्या क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा, कोर्स करना पड़ेगा इनटू परफॉर्मिंग देयर जॉब। मतलब कि धमकाओ, कोर्स मतलब धमकाओ कि अगर ये काम आज नहीं किया तो सस्पेंशन लेटर टाइप कर देंगे तुम्हारा। अगर ये काम आज नहीं किया तुम, तो सस्पेंशन लेटर तुम्हारा टाइप हो जाएगा, तुमको सस्पेंड कर देंगे, हम तुमको डिमोशन कर देंगे। डिमोशन मतलब जिस लेवल पे हो उसके निचले लेवल पे भेज देंगे। ठीक है। And manager who adhere to theory X tend to adopt autocratic leadership. मैनेजर को हमेशा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप अपनाना चाहिए। जो थियरी एक्स के एम्प्लॉइज लोगों के लिए ना, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ही सही है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के बारे में आपको पढ़ाए थे हम। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप मतलब जहां पे लीडरशिप सिर्फ लीडर के पास ही रहता है, जहां पे पूरा का पूरा कंट्रोल सिर्फ लीडर के पास ही रहता है। लीडर जो बोलेगा वही एम्प्लॉय लोग करेगा और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो सीधा सा बात है, थियरी एक्स का एम्प्लॉय वैसे भी लेजी रहता है, वैसे भी उनके पास कोई एम्बिशन नहीं रहता है, तो सारा का सारा कंट्रोल किसको ले लेना चाहिए? मैनेजर को ले लेना चाहिए। मैनेजर जो बोलेगा वही करना है, बस खत्म।
ठीक है। इसके बाद देखो, एंड रिलाई हेवली ऑन पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड टू मोटिवेट देम। मतलब थियरी एक्स के जो एम्प्लॉय रहेंगे ना, उनके लिए हमेशा पनिशमेंट लेके आओ। अगर ये काम नहीं किया तो ये पनिशमेंट मिलेगा, ये काम नहीं किया तो ये पनिशमेंट मिलेगा। जैसे मान लो तुम अपने घर में सुबह 12 बजे उठोगे, कोई 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 काम वगैरह नहीं करोगे, कोई एम्बिशन नहीं है तुम्हारा, मान लो हमेशा काम को टालोगे, तो मम्मी पापा लोग क्या बोलेगा, तुम्हारा कॉलेज को छुड़वा देते हैं। लड़की लोगों को तो बोलती है एक मतलब कि कॉमन डायलॉग, नहीं पड़ेगा ना शादी करा देंगे तुम्हारा। लड़का लोगों को तुम्हारा कॉलेज छुड़वा के रख देंगे। अभी क्या फालतू का एक्सपेंस कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब है पनिशमेंट। ये सब क्या है, ये सब पनिशमेंट है। धमकाना, कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना। तो ऐसे ऐसे लोगों को ना पनिशमेंट देना ही चाहिए। जिन लोगों का कोई एम्बिशन नहीं है, जो लोग लेजी बन के बैठा हुआ है, जो लोग काम को टालते रहता है, उनको क्या ऐसे ही अपने ऑर्गेनाइजेशन में जगह दे दे क्या? नहीं ना। तो थियरी एक्स का एम्प्लॉय लोग के बारे में समझा तुम। थियरी एक्स में वो एम्प्लॉय रहते हैं जो कि लेजी रहते हैं, जिनका कोई एम्बिशन नहीं रहता वो, और जो हमेशा काम को टालते रहते हैं। ठीक है, अब थियरी वाई के बारे में पढ़ते हैं। थियरी वाई के बारे में पढ़ते हैं, चलो आ जाओ। ये 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 10 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। 10 मार्क्स में पूछा तब तो आपका लॉटरी लग गया दोस्त। थियरी वाई के बारे में पढ़िए। इन कंट्रास्ट थियरी वाई एज्यूम्स दैट एम्प्लॉय आर इनहेरेंटली मोटिवेटेड। थियरी वाई के एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहते हैं, हमेशा काम करने के लिए तैयार, क्रिएटिव रहते हैं, क्रिएटिव, कुछ अपने से नया नया क्रिएट करते हैं, एंड एंजॉय वर्क। थियरी वाई के एम्प्लॉय लोग ना हमेशा एंजॉय करते हैं काम को एंजॉय करते हैं। वापस से बताओ, थियरी वाई के एम्प्लॉय लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, क्रिएटिव रहते हैं, एंड एंजॉय वर्क, हमेशा एंजॉय करते हैं काम को। अकॉर्डिंग टू द थियरी वाई, पीपल आर नॉट इनहेरिटेंटली लेजी बट रैदर द पोटेंशियल टू बी सेल्फ मोटिवेटेड एंड रिस्पॉन्सिबल। मतलब सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो पाते भाई, मोटिवेशन उसके अंदर नहीं आता नॉर्मली। मैनेजर हु सब्सक्राइब टू थियरी वाई बिलीव इन एम्पावरिंग एम्प्लॉइज, प्रोवाइडिंग देम द अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब कि थियरी वाई का जो मैनेजर रहेगा, थियरी वाई के एम्प्लॉइज का जो मैनेजर रहेगा ना, नॉर्मली थियरी वाई के अंदर जो भी एम्प्लॉय आएंगे, जो मतलब कि मोटिवेटेड है, क्रिएटिव है, काम करना जिसको पसंद है, उनको मोटिवेशन का ज्यादा दरकार है, उनको ग्रोथ का ज्यादा दरकार है, उनको डेवलपमेंट का ज्यादा दरकार है। तो मैनेजर, उसके अंदर जो मैनेजर पड़ता है ना, वो मैनेजर को हमेशा अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। वो सारे एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो एक ग्रो कर पाए, वो डेवलपमेंट कर पाए, वो कुछ अपॉर्चुनिटी से सीख पाए, एंड ट्रस्टिंग देम टू टेक ओनरशिप ऑफ द वर्क। मतलब कि अपना काम को डेलीगेट करे वो मैनेजमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं थियरी वाई। तो थियरी एक्स में हम लोग ने क्या पढ़ा, जहां पे वर्कर लोग लेजी है, कोई एम्बिशन नहीं है और काम हमेशा टालते रहते हैं, वो वर्कर लोगों के लिए हमेशा पनिशमेंट लेके आए, उसको कंट्रोल करे, डायरेक्ट करे, ताकि वो काम को करे। ऑफ कोर्स उसके सामने हमेशा आपको रहना पड़ेगा कि कितना काम हुआ दिखाओ, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप फॉलो करो उसके साथ। सारा का सारा लीडरशिप का कंट्रोल मैनेजर के हाथ में ही रहता है वहां पे। ठीक है, और थियरी वाई का एम्प्लॉय लोग तो बहुत ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहता है, काम करना उनको पसंद ही है, क्रिएटिव तो रहते ही है वो लोग थियरी वाई के मतलब एम्प्लॉइज। तो उनको ऑथोरिटी मतलब कि डेलीगेट करो, उनको ऑथोरिटी मतलब कि डेलीगेट करो, ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी दो, डेवलपमेंट करे वो, ऐसा देखो। ऑफ कोर्स उन पे ट्रस्ट करो, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो थियरी एक्स और थियरी वाई आप लोगों को क्लियर है, बताओ। और हमेशा थियरी वाई के एम्प्लॉइज को प्रमोशन का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत टैलेंट है, उस टैलेंट को आप लोग यूटिलाइज करो, मैनेजर लोगों को यूटिलाइज करना चाहिए, इनोवेशन का मौका देना चाहिए, प्रमोशन का मौका देना चाहिए, जिससे उनको भी सेटिस्फैक्शन मिले कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। वरना फर्क क्या रह जाएगा, वरना क्यों लोग इतना अच्छे से काम करेगा? सिंपल सा बात है, जब मुझे तुम प्रमोशन नहीं दोगे, जब मुझे तुम ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, जब मेरे डेवलपमेंटल ये मतलब कि पर्पस के लिए काम नहीं दोगे, फिर लोग क्यों इतना काम करेगा, है ना? तो थियरी एक्स और थियरी वाई आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब इसका डिफरेंस पढ़ते हैं हम लोग। आइए डिफरेंस पढ़ते हैं आप इसका, डिफरेंस बिटवीन थियरी एक्स और थियरी वाई। देखिए कितना सुंदर से मैंने लिखा है। सबसे पहले यहां पे देखिए, थियरी एक्स के एम्प्लॉइज
इनहेरिटेंट डिसलाइक फॉर वर्क, थियरी एक्स के एम्प्लॉय लोग को काम पसंद नहीं है बाबा, और इनको काम पसंद है। वर्क इज नेचुरल लाइक नेस्ट, सिंपल सा बात है, इनको काम पसंद है। एम्बिटियस एंड प्रेफर्ड टू बी डायरेक्टेड बाय द अदर्स, थियरी एक्स के एम्प्लॉय लोग चाहते हैं कि हमको कोई दूसरा कोई डायरेक्ट करे, हमको कोई दूसरा काम सिखाए, हमको कोई दूसरा काम करने बोले तभी हम काम करेगा, सिंपल सा बात है। ये एम्बिटियस है एंड कैपेबल ऑफ डायरेक्टिंग देयर ओन बिहेवियर। थियरी वाई के एम्प्लॉयज खुद ही काम करने लग जाते हैं। जैसे कि तुम्हारे घर में तुमको पढ़ने के लिए बोलता है, फिर ही तुम पढ़ने बैठते हो ना, तो तुम थियरी एक्स के हो। और अगर तुम खुद ब खुद पढ़ने बैठ जाते हो, किसी को बोलना नहीं पड़ता, तब तुम थियरी वाई के अंडर पढ़ते हो, सिंपल सा बात है। तो वैसे ही एम्प्लॉय लोगों को किसी दूसरे को डायरेक्ट करना पड़े तो वो थियरी एक्स के एम्प्लॉयज है, और थियरी वाई के एम्प्लॉय कौन है? जो अपने आप काम करना सीख ले। ये हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करते हैं? अवॉइड। ये थर्ड पॉइंट पर ये हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं और ये एक्सेप्ट करते हैं। मैन या चैलेंजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एक्सेप्ट करने के बारे में सोचते हैं थियरी वाई के एम्प्लॉयज। और थियरी एक्स, अरे बाहर में जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम किसी के रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। इसके बाद लैक क्रिएटिविटी एंड रिसर्च चेंज, मतलब इनके पास कोई क्रिएटिविटी नहीं रहता। थियरी एक्स के एम्प्लॉय के पास कोई भी क्रिएटिविटी नहीं रहता। यहाँ पे क्रिएटिविटी वाइडली स्प्रेड। थियरी वाई के एम्प्लॉयज के पास क्रिएटिविटी ही क्रिएटिविटी है, बताओ कितना क्रिएटिविटी चाहिए। इसके बाद फोकस ऑन लोअर लेवल, हमेशा लोअर लेवल पे फोकस करता है, हमेशा मोटिवेट करना पड़ता है वर्कर लोगों को। हर वक्त क्या मोटिवेशन तुमको अवेलेबल मिलेगा क्या? थियरी एक्स के एम्प्लॉय लोगों को हर वक्त मोटिवेशन चाहिए। और यहाँ पे बोथ लोअर लेवल एंड हायर ऑर्डर नीड्स लाइक सोशल एस्टीम एक्चुअलाइजेशन आर ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन। हमेशा वो सब सारे नीड्स को सोच सोच के, थियरी वाई के एम्प्लॉयज हमेशा नीड्स को सोच सोच के, अभी हमारा साइकोलॉजिकल नीड्स पूरा हो गया, सेफ्टी नीड्स चाहिए, सेफ्टी नीड्स पूरा हो गया, अभी सेल्फ एस्टीम नीड्स चाहिए, तो ये सब सारे नीड्स को सोच सोच के खुद ही मोटिवेट होते रहते हैं। इनको किसी दूसरे का मोटिवेशन का दरकार नहीं है बाबा। इसके बाद एक्सटर्नल कंट्रोल एंड क्लोज सुपरविजन रिक्वायर्ड, यहां पे क्लोजली सुपरवाइज करना पड़ेगा। मैनेजर लोगों को हमेशा क्लोजली सुपरवाइज करना पड़ेगा, कितना तक काम हुआ ये दिखाओ हमको, क्योंकि तुम पे हमको भरोसा नहीं है थियरी एक्स के एम्प्लॉयज। और थियरी वाई के एम्प्लॉयज को कोई ना भी रहे फिर भी वो लोग काम करेंगे, है ना। तो ये लोग सेल्फ डायरेक्शन में काम करते हैं और सेल्फ कंट्रोल में काम करते हैं। इधर सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी करना बहुत जरूरी है। थियरी एक्स में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारा का सारा कंट्रोल लीडर अपने हाथ में ही रखे फिर ही बेहतर है थियरी एक्स के हिसाब से। और यहाँ पे जितना ज्यादा मतलब कि डिसेंट्रलाइज कर दे या तो मतलब कि डेलीगेट कर दे उतना ज्यादा जरूरी है। थियरी वाई के एम्प्लॉयज लोग तो खुद ही इतना ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। अगर डिसेंट्रलाइज करेगा, अगर ऑथोरिटी को मान लीजिए मतलब कि ये करेगा, मतलब कि डिसेंट्रलाइज करेगा, तो ऑफकोर्स बेहतर रहेगा ना उनके लिए। इसके बाद थियरी एक्स के एम्प्लॉयज पीपल लैक सेल्फ मोटिवेशन, इसमें ना सेल्फ मोटिवेशन रहता नहीं है, खुद मोटिवेट नहीं हो पाते थियरी एक्स के एम्प्लॉय लोग, ये लोग खुद मोटिवेट हो जाते हैं। पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड इन केस ऑफ थियरी एक्स, ठीक है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ एमसी ग्रेगर्स थ्योरी। एमसी ग्रेगर्स थ्योरी जो हम लोग पढ़े थे ना, उसका क्रिटिसिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार पढ़ लो। ओवर सिंप्लीफिकेशंस, मतलब क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द थ्योरी ओवर सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर, मतलब कि बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है इसको। ह्यूमन बिहेवियर इतना ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं है बाबा। एमसी ग्रेगर्स थ्योरी के हिसाब से ह्यूमन बिहेवियर इतना ज्यादा सिंपल नहीं है। अब एक आदमी एक गुण में अच्छा है, एक गुण में अच्छा नहीं है, तो सीधा सीधा सा बात है, आप थियरी एक्स बना दिए, थियरी वाई बना दिए, पूरा बांट दिए। थियरी वाई के एम्प्लॉय लोग तो एकदम निकम्मे ही हैं और थियरी एक्स के एम्प्लॉय तो एकदम बहुत अच्छे ही हैं, ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं है ना। मान लो कि एक गुण थियरी एक्स में है, एक गुण थियरी वाई में है, इस तरह से भी हो सकता है। इसके बाद कल्चरल बायस भी कर दिया नॉर्मली, तो दैट थियरी मे नॉट बी मतलब कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है ये सब थियरी। मान लो कि थियरी एक्स यहाँ पे बोला गया है एकदम खराब और थियरी वाई के एम्प्लॉय को बोला गया है बहुत अच्छा। मान लो कि थियरी एक्स में कोई एम्प्लॉय का कोई एक गुण भी तो अच्छा हो सकता है और थियरी वाई का कोई एक एम्प्लॉय में एक गुण खराब भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है ये सब चीज, ठीक है। इसके बाद लैक ऑफ एम्पीरियल एविडेंस, कोई एविडेंस इसका नहीं है, ऐसे ही बना दिया गया, एमसी ग्रेगर ऐसे ही बना दिया।
इसके बाद ये बाइनरी नेचर का है। द थियरी प्रेजेंट ए बाइनरी व्यू ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल ओवरलुकिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द कंटिन्यूम थियरी ऑफ एक्स। बस इतना आप पढ़ लो, 4 पॉइंट पढ़ लो, इनफ है। 2 मार्क्स का आएगा नॉर्मली। हर्ज़बर्ग थियरी का भी पढ़ लेते हैं। हर्ज़बर्ग थियरी का क्या है नॉर्मली? लिमिटेशंस ऑफ हर्ज़बर्ग थियरी ऑफ मोटिवेशन। द थियरी रिलायबिलिटी इज अनसर्टेन। रिलायबिलिटी मतलब कि रिलायबल नहीं है, इसको ट्रस्ट आप नहीं कर सकते ये थियरी एकदम यूनिवर्सली एप्लीकेबल है या नहीं है, ये अनसर्टेन है। नो कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन वाज यूज्ड। इसके बाद द 2 फैक्टर थियरी इज नॉट फ्री फ्रॉम बायस, मतलब बायसनेस से एकदम फ्री नहीं है, यहां पे बायसनेस दिखाया जाता है। और द थियरी इग्नोर्स ब्लू कॉलर वर्कर्स। ये भी 2 मार्क्स का आ सकता है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स आप कर लेना, 2 पॉइंट्स जाके लिख देना, बस खत्म हो जाएगा। अब हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन। वापस से बताइए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल बनाना। मान लो यहां पे बचपन में आप लोग जर्नल किए थे, इसके बाद आपने लेजर किया था, इसके बाद आपने ट्रायल बैलेंस किया था, इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ट्रायल बैलेंस पहले बना लो, इसके बाद जर्नल बनाओ, इसके बाद लेजर बनाओ? नहीं ना, नहीं ना, ये सब पॉसिबल नहीं ना है। मान लो कि लेजर हम मतलब कि मेरा मन किया लेजर पहले बना लेता हूं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, लास्ट में जर्नल बनाऊंगा। ऐसा क्या पॉसिबल है बताइए? बिल्कुल नहीं सर। तो आपको ना एक सीक्वेंस के हिसाब से चलना पड़ता है। सबसे पहले आप जर्नल बनाओगे, इसके बाद लेजर बनाओगे, इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाओगे, इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे। इसको ही हम लोग बोलते हैं तालमेल, सिंक्रोनाइज करना, सीक्वेंस वाइज में बिठाना, सबको इंटीग्रेट करना। तो ये क्या है? ये कोऑर्डिनेशन है बाबा, ये कोऑर्डिनेशन है। आइए इसको पढ़ते हैं ध्यान से। कोऑर्डिनेशन इज द एक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज करना, सिंक्रोनाइज करना डिफरेंट पार्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ए ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशंस टू वर्क टुगेदर स्मूथली टुवर्ड्स ए कॉमन गोल। मतलब एक गोल को अगर अचीव करना है, डिफरेंट पार्ट्स में काम हो रहे हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग चल रहा है, परचेज डिपार्टमेंट अलग चल रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग चल रहा है, आफ्टर सेल डिपार्टमेंट अलग चल रहा है, वहां पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग चल रहा है। सारे को तुमको इंटीग्रेट करना है बाबा, और वो भी सीक्वेंस मैटर में, सीक्वेंस मैनर में। सारे के सारे एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना है, ऑर्गेनाइज करना है और सिंक्रोनाइज करना है। तो आप क्या बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन? कोऑर्डिनेशन इज द एक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग डिफरेंट पार्ट्स और एक्टिविटीज ऑफ ए ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशंस टू वर्क टुगेदर स्मूथली टुवर्ड्स ए कॉमन गोल। एक कॉमन गोल के लिए पूरे के पूरे फर्म साथ में काम कैसे कर सकते हैं, ये बताता है हम लोगों को कोऑर्डिनेशन। It involves ensuring that everyone understand their roles, tasks, and how they fit over the overall plan. सबको पता होना चाहिए कि सबका काम क्या है, कैसे काम करना है, और उनको प्लान के हिसाब से क्या करना है, उनका एफिशिएंसी क्या होना चाहिए, और वो गोल्स के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन बस इतने तक लिखोगे। कितने तक लिखोगे? बस इतने तक। तो वापस से बताओ कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इज द एक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ ए ग्रुप। बहुत सारा एक्टिविटी जो रहता है उसको आप क्या करोगे? सिंक्रोनाइज करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, जिससे सारे के सारे काम एक साथ हो पाए और सारे के सारे काम एक कॉमन गोल के लिए हो पाए, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए हो पाए। वो काम करने से हम लोग वो ऑब्जेक्टिव, वो गोल को अचीव कर पाए, ठीक है। बस इतना तक पढ़ लेना। इसके बाद आगे फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या है फीचर? ये 2 मार्क्स का पूछेगा। सबसे पहला फीचर हार्मोनी। कोऑर्डिनेशन के वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन में हार्मोनी होता है, मतलब शांतिपूर्वक काम होता है। शांतिपूर्वक आप काम कर सकते हो, सारे के सारे काम दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट में चल रहे हैं और उसको आप जब कोऑर्डिनेट करते हो ना, तब शांतिपूर्वक सारे के सारे काम होते हैं। कोऑर्डिनेशन इंश्योर दैट डिफरेंट एक्टिविटीज एंड एफर्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप कॉम्पिटेंट ईच अदर रेदर देन कन्फ्लिक्टिंग। मतलब कि कन्फ्लिक्टिंग नहीं होता है, मतलब एकदम मतलब कि लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। सब अपना अपना काम जानता है, सब अपना अपना काम कर रहा है और वो काम को इंटीग्रेट कर दिया जा रहा है। बस हार्मोनी है। इंटीग्रेशन
तो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, इंटीग्रेट होता है, वो सारे के सारे फंक्शंस, वो सारे के सारे टास्क, वो सारे के सारे रिसोर्सेस इंटीग्रेट होता है, एक दूसरे से जुड़ जाता है। इट इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस फंक्शन, टास्क, रिसोर्सेस टू वर्क टुवर्ड्स अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। इंटीग्रेट करता है कॉमन ऑब्जेक्टिव को फॉलो करने के लिए, अचीव करने के लिए। इसके बाद कम्युनिकेशन देखिए, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन रिलाइज ऑन ए क्लियर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अगर नहीं रहा, कम्युनिकेशन चैनल अगर नहीं रहा, फिर आप कोऑर्डिनेशन कर पाओगे, बताइए तो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, अगर मान लो कुछ चेंजेस करना है, कुछ चेंज आया मार्केट में, आपको अगर चेंज करना है, आपका एनवायरनमेंट अगर फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट है, तो वो भी कोऑर्डिनेशन से ही पॉसिबल है। कोऑर्डिनेशन अलाउस अडेप्टेबिलिटी और एडजस्टमेंट इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस, गोल्स और प्रायोरिटीज। अगर मान लो आपका गोल को चेंज करना है, सर्कमस्टेंसेस को चेंज करना है, तो वो कोऑर्डिनेशन से ही पॉसिबल है बाबा। इसके बाद एफिशिएंसी, इट एनहांसेस द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन बाय मिनिमाइजिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स एलोकेशन एंड स्ट्रीमलाइनिंग वर्कफ्लोस। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया, इससे कोऑर्डिनेशन से आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा, आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, आप ज्यादा अच्छे से काम कर पाओगे, आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप बहुत अच्छे एफर्ट्स के साथ काम कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन तो कंटिन्यूअसली चलता रहता है हमेशा। कोऑर्डिनेशन इज नॉट वन टाइम एक्टिविटी बट ए ऑनगोइंग प्रोसेस, सिंपल सा बात है। एंड कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन फूस्टर्स द स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। मतलब कि कोऑर्डिनेशन टीम वर्क सिखाता है बाबा, टीम वर्क सिखाता है, किस तरह से साथ में मिलके काम कर सकते हैं। बस इसमें से ना आपको बहुत कम पूछेगा, इसमें से हमको लग रहा है 2 फीचर्स पूछेगा, 2 फीचर्स पूछेगा, बता नहीं पाओगे क्या? आराम से बता देंगे, कितना इजी पॉइंट्स है सब। अब हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट डिस्कस। इसी क्वेश्चन में ये सेम क्वेश्चन इंपॉर्टेंस अगर पूछा गया ना, फिर भी सेम ही रहेगा, सिंपल सा बात है। इंपॉर्टेंस, अगर कोऑर्डिनेशन का मान लीजिए इंपॉर्टेंस पूछ लिया गया और उसके बदले में मान लीजिए कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी पूछ लिया, दोनों केस में ये आंसर एकदम सेम रहेगा। सबसे पहले यहां पे बोला है कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, इसको एक्सप्लेन करो। आइए एक्सप्लेन करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज इंडीड considered the essence of management because it plays a crucial role in ensuring all activity with the organizations are assigned towards achieving common goals। मतलब कि कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन को बोला गया कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। अब ये पढ़ते हैं कि क्या क्या काम करता है, क्या ऐसा काम कर लेता है कोऑर्डिनेशन जिसको एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट बोला जाता है। सिंपल सा बात बोलेंगे तो हम लोग अभी इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस। कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस, सबसे पहला इंपॉर्टेंस इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट। कोऑर्डिनेशन की वजह से आप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करते हो, ऑलरेडी पढ़ा दिए फीचर में। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेशन वेरियस रिसोर्सेज सच एज ह्यूमन, फाइनेंशियल, मटेरियल। ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्स, सबको आप इंटीग्रेट करते हो, एक साथ लाते हो, इसी को तो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। सारे के सारे रिसोर्सेज को आप एक साथ ला रहे हो और उस रिसोर्सेज के वजह से आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो। क्लियर है? इसके बाद गोल अलाइनमेंट। कोऑर्डिनेशन एफर्ट हेल्प टू अलाइन इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंटल गोल। जो भी गोल्स है उसको सही तरीके से सीक्वेंस वाइज में अलाइन करना, वो भी तो जरूरी है। ये किससे पॉसिबल है? कोऑर्डिनेशन से ही पॉसिबल है। ये दूसरा इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन का, गोल अलाइनमेंट। इसके बाद कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। बहुत झगड़े हो रहे हैं भाई, झगड़े ना हो इसीलिए कोऑर्डिनेशन करो। मैनेजमेंट ही कोऑर्डिनेट करता है सारे के सारे फंक्शन, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को, कि बहुत मिनिमम कन्फ्लिक्ट हो और कॉर्पोरेशन प्रमोट हो, जिससे सारे के सारे एम्प्लॉय टीम वर्क के हिसाब से काम करे, एक टीम बन के काम करे, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करे। एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कोऑर्डिनेशन करते हैं, जिससे सब अपना एफिशिएंसी को बढ़ा पाता है, जिससे किसी का भी माइंड में कुछ कंफ्यूजन नहीं रहता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है यहाँ पे, है ना। अडेप्टेबिलिटी अभी अभी पढ़ा भाई हम लोग ने, अभी अभी पढ़ा। अगर मान लो एनवायरनमेंट फ्लेक्सिबल है, अगर चेंज करना है तुमको, फ्लेक्सिबिलिटी के टाइम में, अडेप्टेबिलिटी के टाइम में कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा काम में आता है। कोऑर्डिनेशन का बहुत ज्यादा यूज है।
और कोलैबोरेशन को आप प्रमोट करोगे तो कोऑर्डिनेशन ही काम में आएगा। प्रमोटिंग कोलैबोरेशन, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन फोस्टर्स ए कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। अभी अभी सब पढ़ा, जो फीचर्स है उसी को चेप देना इंपॉर्टेंस हो गया, बस बात खत्म। बस थोड़ा अलग ढंग से चेपना पड़ेगा, ठीक है। अब पढ़ो प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है? एनी टू आ सकता है, लेकिन पढ़ के रखो। कोऑर्डिनेशन का बहुत सारा प्रिंसिपल है। सबसे पहले देखो यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक बॉस के अंदर में बहुत सारे सबऑर्डिनेट जब काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूनिटी ऑफ कमांड। तो कोऑर्डिनेट ये इंश्योर करता है कि देयर इज अ वन बॉस एंड वन सबऑर्डिनेट। यूनिटी ऑफ कमांड मींस one boss for one subordinate. It will be difficult to achieve coordination if one individual has to report more than one boss. अगर एक इंडिविजुअल का बहुत सारा बॉस रहा तो किस किस को वो रिपोर्ट करेगा? मान लो कि तुम्हारा बहुत मालिक है, एक मालिक, दो मालिक, तीन मालिक, चार मालिक, पांच मालिक, अब तुम किस किस को रिपोर्ट करोगे? नहीं ना। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप लोग एक बॉस के अंडर में काम करें। एक मिनट, ये जरूरी है कि आप हमेशा वन बॉस के अंडर में काम करें, तभी आप काम को सक्सेसफुल बना पाओगे, तभी कोऑर्डिनेशन का कुछ यूज आएगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसके बाद अर्ली मतलब की बिगिनिंग। हम लोगों को ना हमेशा ना अर्ली काम करना चाहिए। जितना जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल गया, अपॉर्चुनिटी को मैंने देख लिया, काम स्टार्ट कर दो, शुरू कर दो काम, ठीक है। इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ अर्लियर द बेटर। मैनेजर शुड इनिशिएट एफर्ट्स टू कोऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी राइट फ्रॉम द प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज से ही इंटीग्रेट करना शुरू करो कि कौन क्या काम करने वाला है, कोऑर्डिनेट करना शुरू करो, वरना मुश्किल पड़ेगी बाद में। स्केलर चेन, स्केलर चेन मतलब इट रेफर्स टू द चेन और लिंक बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड द लोअर मैनेजमेंट। मतलब एक स्केलर चेन मैंने अभी बना दिया, यहाँ पे बैठा हुआ ए बी सी डी ई। मान लीजिए यहाँ पे ए पहले बी को इन्फॉर्म करेगा, बी सी को इन्फॉर्म करेगा, सी डी को इन्फॉर्म करेगा, डी ई को इन्फॉर्म करेगा। तो स्केलर चेन वाला फंक्शन बहुत जरूरी है जब आप एक काम को कोऑर्डिनेटेड मतलब की मैनर में करना चाहते हो। जब एक काम को आप एकदम कोऑर्डिनेटेड मैनर में करना चाहते हो तो स्केलर चेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इट इज अ हियरार्ची ऑफ लेवल वेयर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस फ्लो फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम एंड सजेशन एंड कंप्लेंट फ्लो फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, ठीक है। इसके बाद देखिए बात करेंगे कंटिन्यूटी का। क्या बात करेंगे? कंटिन्यूटी का। तो कोऑर्डिनेशन जो है ना बाबा, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कंटिन्यू रहती है, एकदम कभी भी खत्म ना होने वाली प्रोसेस है ये। इसके बाद ये पढ़ लीजिए, मतलब कि डायनामिज्म हमेशा फ्लेक्सिबल रहती है, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट में हमेशा कोऑर्डिनेशन काम करती है। इसके बाद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पढ़ लीजिए। डायरेक्ट और पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट कैन अचीव बेटर कोऑर्डिनेशन एंड देन इनडायरेक्ट और इम्पर्सनल कॉन्टैक्ट। अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखोगे मैनेजर्स के साथ और मैनेजर्स भी सबऑर्डिनेट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखेगा तो बहुत बेहतर मतलब कि बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन आप मेंटेन कर पाओगे। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो ये 6 प्रिंसिपल आप अगर कर लोगे ना, काम बन जाएगा आपका। तो यस दोस्तों, हम लोग ने ये चैप्टर को खत्म कर लिया, बेहतरीन तरीके से खत्म किया। इसीलिए आप भी बेहतरीन तरीके से आप पढ़ना। और ये पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऐसे ही चैनल को देखते रहे, ऐसे ही वीडियो को देखते रहे। थैंक यू।